तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पहले अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर याद करें तो ओनली फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां पर चार्ज का कहीं पर भी मोशन नहीं है। हाँ, ट्रांसफर होते हैं चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, लेकिन इसको हम फ्लो नहीं बोलेंगे। वी कांट से द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज यहां से होगा। whenever there is a flow of charge, it's produce electric current। तो अब इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हमारी सबसे पहली इक्वेशन कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू, सिंपली पहले अगर हेलो देन इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी। सिंपल, अगर हमें चार्ज गिवन है, टाइम गिवन है, देन इलेक्ट्रिक करंट Q बाई टी, जिसका यूनिट हम बोल सकते हैं कूलम्ब पर सेकंड, और पॉपुलर यूनिट होता है एम्पियर, जिसको हम डिनोट करेंगे ए से। अब इसी के साथ साथ अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज याद करें, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए अगर हम कोई भी एक कंडक्टर ले ले, तो सपोज दिस वन इज अवर कंडक्टर, और इसके जो कोई भी हम उसके डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन सोच ले, तो अब अगर यहां से कोई चार्ज एंटर हो रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि चलो इस क्रॉस सेक्शन में चार्ज एंटर हुआ और यहां से चार्ज जो है वो लीव हुआ। देन whatever the amount of charge enter in one cross section, the same amount of charge leaves from another cross section। चार्ज कहीं पर भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, चार्ज कहीं पर भी प्रोड्यूस नहीं होते। whatever the amount of charge enter, that much amount of charge leaves from another cross section। It's called conservation of charge, like conservation of energy। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम बोलते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली transfer from one form to another form। Then for the conservation of charge, charge neither be created nor be destroyed। क्रिएट नहीं होंगे इसमें, डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगे, neither be created nor be destroyed। whatever the amount of charge enter to one cross section, the same amount of charge leaves from another cross section। It's called conservation of charge। चलो मैं यहाँ पर ऐसा बोल दूं कि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर हो रहा है, देन डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर निकल रहा है इन टाइम ड्यूरेशन ऑफ डेल्टा टी। देन इलेक्ट्रिक करंट आई बोल सकते हैं हम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इट्स कॉल्ड एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब अगर हम टाइम ड्यूरेशन कम कर दे, लिमिट लगा दे, 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मतलब जितना हो सके उतना टाइम ड्यूरेशन कम करो। मतलब यहां से यहां क्रॉस सेक्शन जानने में टाइम लगेगा, क्रॉस सेक्शन हमें उसके बाजू में ही सोचना है इन स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देन
इट्स कॉल्ड डी क्यू बाय डी टी, मतलब जब भी हम लिमिट लगाएंगे डेल्टा कन्वर्टेड इनटू डी, तो इलेक्ट्रिक करंट की हमारी पॉपुलर इक्वेशन है I is equal to dq by dt. That means differentiation of charge with respect to time, it's called current. मतलब हम टाइम के साथ, मतलब चार्ज का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन कर दे तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। एंड अगर मैं ऐसा कर दूं dq इज इक्वल टू आई डी टी, मल्टीप्लाई करके, और दोनों साइड इंटीग्रेशन ले ले हम, integration of dq, integration of I dt, then we know integration of dq is q, then integration of current with respect to time, तो हमें चार्ज मिलेगा। मतलब एग्जाम में, और ये एमसीक्यू के लिए, अगर हमें चार्ज गिवन है और पूछा है करंट, तो उसका डिफरेंशिएशन ले लो। करंट गिवन है और पूछा है चार्ज, तो उसका इंटीग्रेशन ले लो। That means differentiation of charge call current, integration of current call charge। तो ये दो इक्वेशन अगर लर्न कर दोगे तो उससे डिपेंड जो भी हमारे एमसीक्यूज है वो हो जाएंगे। ओके, तो इसका ये इनिशियल सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और जिसमें हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ लेना है। अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थियरी है वो है हमारे लिए ओम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो ओम्स लॉ में हमें करना पड़ेगा उसका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फॉर द ओम्स लॉ। तो बहुत इजी है, ऐसा बोल देंगे अंडर ए फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन, अंडर ए फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन द करंट flowing through current flowing through the conductor is directly proportional to the, ये PD means potential difference applied across it and, फिर से अंडर ए फिक्स फिजिकल कंडीशन। फिक्स फिजिकल कंडीशन का मतलब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अंडर ए फिक्स फिजिकल कंडीशन समझना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट को लिख देंगे I, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखेंगे V, तो प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। दैट मीन्स अगर इसका हमें स्टेटमेंट से इक्वेशन लिखना है तो बोल सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब अगर इसका हम कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करें तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा जिसको बोल सकते हैं R, R एज ए रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर, आर आई, R एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको बोल देंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एज ए रेजिस्टेंस। देयरफॉर ऐसा भी बोल सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I, पोटेंशियल जितना इंक्रीज होगा करंट उतना ही इंक्रीज होगा, या करंट जितना इंक्रीज होगा पोटेंशियल उतना ही इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट।
जिसका यूनिट, तो यूनिट हम बोल देंगे वोल्ट पर एम्पियर, अदरवाइज पॉपुलर यूनिट है ओहम, वो साइंटिस्ट के नाम पर से ओहम, ये इसका सिंबल याद तो होगा ही सबको, दैट आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ये याद करो, V इज इक्वल टू आई आर एज ए ओम्स लॉ, या R इज इक्वल टू V बाई आई लर्न करो, सभी एक ही है। चलो, अब कई बार इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछते हैं कि व्हाट अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो, V का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बोला था याद रखने को, 12 माइनस 31। अगर V का डायमेंशन याद करोगे तो सिर्फ A ऊपर आ जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा MLTA 12 माइनस 32। मतलब पोटेंशियल और रेजिस्टेंस में थोड़ा ही डिफरेंस है, और याद करना भी इजी है। देखो रेजिस्टेंस में 12 माइनस 32, 32 देखो R जब भी लिखोगे तो तुम्हें 2 लिखना पड़ेगा, जैसे R वैसे 2 लिखोगे, तो 2 लिखा मतलब 12 माइनस 32, तो पोटेंशियल के लिए 12 माइनस 31, तो जो भी डिफरेंस है वो भी लर्न हो जाएगा। अब जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल, मैटर पे डिपेंड करेगा। मतलब एल्यूमिनियम है तो रेजिस्टेंस अलग होगा, कॉपर है तो अलग होगा, आयरन है तो अलग होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, सभी मटेरियल का रेजिस्टेंस डिफरेंट है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। फिर डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर मतलब साइज, डायमेंशन को यहां पर हम क्या बोलेंगे, साइज। अगर ऐसा कोई भी वायर है तो इसका अलग होगा, थिन वायर है तो अलग होगा, थिक वायर है तो अलग होगा, ऐसे डायमेंशन। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस ये तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा, डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, डायमेंशंस अलग होता तो अलग होगा, एंड टेम्परेचर। ये हमें याद करना है, कई बार पूछेंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। अगर तीनों दे रखे हैं और आंसर में होगा ऑल ऑफ अबव, तो फिर ऑल ऑफ अबव चूज करना है। कई बार टेम्परेचर नहीं गिवन होगा, ए और बी और लिखा होगा, थर्ड में ए एन बी, तो फिर ए एन बी करना है, तो ऐसे याद करना। ओके, तो ये हुआ रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस। अब यही ओम्स लॉ हमें पूछेंगे, डिराइव ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पूछे तो आगे वाला ओम्स लॉ लिख के यहां तक तो करना ही है। अब इसी का हम करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, डिराइव ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट करना है, और यहां से यहां तक R इज इक्वल टू V बाई आई तक तो लिखना ही है, और इसको बोल देना है हमें इक्वेशन नंबर 1। अब हमने बोला हुआ है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई वायर है, उसकी जितनी लेंथ ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। चलो अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करें तो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट बोल देते हैं रो एल बाई ए।
तो यहाँ पर रो रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। और अब अगर रजिस्टिविटी का यूनिट पूछे कि यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, इसको सब्जेक्ट कर दो, एरिया ऊपर लेंथ नीचे, तो उसका यूनिट करोगे तो आ जाएगा ओहम इंटू मीटर, क्योंकि यहां पर ऊपर मीटर स्क्वायर, ओहम इंटू मीटर स्क्वायर, नीचे आएगा एक मीटर कैंसल, देन इट इज ओहम इंटू मीटर। तो रजिस्टिविटी का यूनिट भी याद करो, ओहम इंटू मीटर। तो फिर 1 मीटर इसमें ऐड कर दोगे तो डायमेंशन फॉर्मूला रजिस्टिविटी का भी हो जाएगा। ओके, वो तुम्हें अपने तरह से ट्राई कर देना है। और अब रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? जैसे रेजिस्टेंस ऑन मटेरियल, डायमेंशन एंड टेम्परेचर, तो रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो रजिस्टिविटी डिपेंड करेगी मटेरियल एंड टेम्परेचर, दो ही। रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिख देता हूं मैं, रजिस्टिविटी does not depend on डायमेंशन, मतलब शेप एंड साइज के ऊपर रजिस्टिविटी कभी डिपेंड नहीं करेगी। रजिस्टिविटी जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी सेम ही रहेगी। अब एल्यूमिनियम का थिक वायर है, थिन वायर है तो एल्यूमिनियम, रजिस्टिविटी कांस्टेंट। ओके, रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। अब ये भी एक हमारा फॉर्मूला हुआ, तो आर इज इक्वल टू वी बाय आई, आर इज इक्वल टू रो एल बाई। कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा फॉर्मूला? v अपॉन आई इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, चलो अब यहां से एक हमें इक्वेशन, मतलब नया कॉन्सेप्ट एप करना है, वेयर आई अपॉन ए मतलब करंट अपॉन एरिया, इट्स कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसको बोलेंगे हम करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया इट्स कॉल्ड करंट डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे जे से। तो जे इज कॉल्ड आई बाई ए। तो देखो आगे जो इक्वेशन है, अगर मैं उसको आई यहां पे ले लूं तो आई अपॉन ए जे हो जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू रो एल आई अपॉन ए। आई बाई ए इज करंट डेंसिटी, तो ये हो गया रो, मतलब जे रो एन एल, यूजिंग v इज इक्वल टू ईडी, जिसको हम लिखते थे। तो यहाँ पे लेंथ एल है, तो v इज इक्वल टू ई एल। तो ई एल इज इक्वल टू जे रो एल, एल कैंसल, देन ई इज इक्वल टू रो इंटू जे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, current density also vector quantity, therefore this is the vector form। and अगर हम ऐसा बोले कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी सिग्मा जो होता है वो इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी, या फिर रजिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो अगर रजिस्टिविटी जगह पर कंडक्टिविटी लिखना है तो फॉर्मूला लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू जे अपॉन सिग्मा, या जे इज इक्वल टू सिग्मा ई।
कोई भी फॉर्मूला लर्न करो, बोथ आर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. दिस आर द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. हाँ, एक बार और. पहले स्टेटमेंट, अंडर ए फिक्स फिजिकल कंडीशन the current flowing through the conductor is directly proportional to the voltage applied, then V proportional to I is V is equal to IR. R को रेजिस्टेंस बोल देना है. यूनिट ओम लिख दो डायरेक्ट, पॉपुलर यूनिट. और वोल्ट पर एम्पियर से डायमेंशन हो जाएगा. अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो मटेरियल डायमेंशन एंड टेम्परेचर. अब पूछा है वेक्टर फॉर्म, तो आगे वाला यहां तक तो लिखना ही है. और फिर डायमेंशन वाला पार्ट, आर इज इक्वल proportional to rho upon a, sorry, r proportional to L by A, therefore r is equal to rho L by A. Rho it's called resistivity, unit हो जाएगा ओम मीटर. depends on material and temperature, does not depend on dimension. फिर दोनों को कंपेयर कर दो, I को इधर ले आओ, तो V is equal to rho L I upon a, I by A it's called current density J, और V is equal to EL. वापस रख दो, जो मिलेगा वो वेक्टर फॉर्म हुआ. देन J is equal to sigma E, otherwise E is equal to rho into J. कोई भी लिखो, that is the dimension formula, sorry, this is the vector form of Ohm's law, most important. बोलो, यहां तक आया समझ में सबको? कि है कोई प्रॉब्लम? सबको आ गया समझ में कि नहीं? ओके ओके, गुड. क्रिस, फिर और कोई? चलो, जिसको ना समझ में आया वो बोलो, स्पीकर ऑन करो और बोलो. चलो, क्लियर है सबको? तो फिर आगे बढ़ते हैं. एक है छोटा टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी we will denote as a VD. ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन कितना ड्रिफ्ट होता है, द हाउ मच इट इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ, इट्स कॉल्ड इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो चलो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इलेक्ट्रॉन, चलो कोई भी ए पॉइंट पर है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी मोशन कुछ ऐसी है, ऐसे जा रहा है कंडक्टर के अंदर, किसी एटम के साथ वो कोलाइड हुआ, तो वो वहां से डेविएट होगा उसका पाथ. तो ऐसा कुछ आया, यहां पर वापस वो कोलाइड हुआ, इधर गया ऐसे, अगेन कोलाइड हुआ, कुछ ऐसे गया, अगेन कोलाइड हुआ, कुछ ऐसे आया, अगेन कोलाइड हुआ, ऐसे कोलाइड होकर वापस ऐसे. चलो, ऐसा कुछ मैंने पाथ बता दिया इसका, तो वो बी तक पहुंच रहा है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब हमने कभी यहां तक अभी कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया. जैसे हमारा कंडक्टर है ऐसा कोई, उसके अंदर ऐसी कोई इलेक्ट्रॉन की जिगजैग मोशन है, लेकिन हमने यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया. इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ऐसी मोशन है. चलो, अब यहां पर मैं कोई भी ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूं, तो यहां पर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड है. तब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा. फोर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, F इज इक्वल टू E बाई क्यू. इलेक्ट्रॉन के ऊपर है तो लिख सकते हैं F इज इक्वल टू
E upon E. ओके, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है F/Q, तो फोर्स लगेगा E इंटू ई। सॉरी, आगे वाला फॉर्मूला गलत था। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लिख दो, देन F इज इक्वल टू ई। इन अंडर द फोर्स, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, चलो मैं किसी अलग पेन से उसको डिनोट कर दूं, डॉटेड लाइन से। तो ये अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी मोशन चलो कुछ ऐसी है। और वो कुछ बी डैश पॉइंट तक पहुंचा। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आ गया। देन वेलोसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू नेट डिस्प्लेसमेंट, इट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसा बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन corresponding to net displacement। नेट डिस्प्लेसमेंट कौन सा? बी डैश अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बीडी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला डिराइव करनी है तो फोर्स से कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू ई। फोर्स, उसका फॉर्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू ma। देन एक्सेलरेशन इज ई अपॉन m। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन होगा ओनली मोमेंट्री। मोमेंट्री क्यों? जैसे ये कोलाइड होगा किसी के साथ, एक्सेलरेशन जीरो, अगेन एक्सेलरेट होगा, फिर जीरो, अगेन एक्सेलरेट होगा, तो ये एक्सेलरेशन मोमेंट्री होता है। ए इज इक्वल टू ई अपॉन एम। अब हर बार जैसे एक्सेलरेट होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी, तो हमारे पास वेलोसिटी की एक इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी हर बार जीरो, और यही हमारी वेलोसिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ई अपॉन एम। यहां पे टाइम बोल दो टाउ। टाउ, यहां पर कोई टॉर्क नहीं है, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन में वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, लेकिन कितने टाइम तक ट्रैवल करता है, इट्स कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसका डेफिनेशन है टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये भी इक्वेशन जो कई बार पूछ सकते हैं कि डिराइव ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो फिर लिख देना है। ओके, और अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आगे नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड जाएगा। तो अगर हमें वेक्टर में लिखना है, देन माइनस
ई अपॉन एम इंटू टाउ, और इसमें भी ई के ऊपर वेक्टर लगा देना। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिलेगी। ओके, तो ये याद करना है। सिंपल फॉर्म में लिखो या फिर इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। चलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ओके, गुड, आया ना समझ में? यस सर। अब उसी से रिलेटेड हमें एक और इम्पोर्टेंट थियरी करनी है जो 4 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यहां से मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो 2 मार्क्स में पूछेंगे, लेकिन अब इसका यूज करके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके हमें एक और रिलेशन डिराइव करना है, कि जो रिलेशन होगा बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 मार्क्स में कई बार पूछ सकते हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी बोलो या रेजिस्टिविटी बोलो, दोनों एक ही है, सिर्फ इनवर्स है। कंडक्टिविटी सिग्मा, रेजिस्टिविटी रो, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका रिलेशन, चलो उसके लिए कंडक्टर हम एज्यूम करते हैं कि चलो दिस इज अवर कंडक्टर, और ऐसा सोच लो कि इस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पर कोई पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव दे दिया हमने। तब जो इलेक्ट्रॉन है अंदर के, वो कुछ जिगजैग मोशन करके उसकी ओवरऑल मोशन टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड ही होगी। ओके, और इसका जो भी लेंथ है, तो जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी या वेलोसिटी बोलो तो लेंथ अपॉन टाइम, देन लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। तो इसकी जो भी अगर मैं लेंथ बोल दूं, दैट इज वीडी इंटू डेल्टा टी में लिख दूं। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने में टाइम डेल्टा टी ले रहा है, तो लेंथ इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज वेलोसिटी इज लेंथ बाय टाइम। जैसे मैं सिंपल फॉर्म में लिख दूं, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स क्या होगा? वीडी इंटू डेल्टा टी। ओके, और इसका जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम ए कंसीडर कर देते हैं। ओके, तब यहां पर अगर इसका हमें वॉल्यूम करना है, तो वॉल्यूम मींस एरिया इनटू लेंथ, तो हमें वॉल्यूम भी पता चल जाएगा। तो लिख सकते हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज ए वीडी डेल्टा टी। तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, एरिया इनटू लेंथ। अब एक और क्वांटिटी हमें डिराइव मतलब डिफाइन करनी है यहां पर, दैट इज नंबर डेंसिटी। हम बोलेंगे नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे, मतलब डिनोट करेंगे एन से। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
number of electrons, number of charges per unit volume, it's called number density. ओके, तो अब यहां पर ये एक हमने डिफाइन कर दिया, पर यूनिट वॉल्यूम में इतने नंबर है, तो हमारा गिवन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना है, ए वी डी डेल्टा टी। तो इन गिवन कंडक्टर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो बोल सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन कंडक्टर, इसको अगर मैं कैपिटल एन लिख दूं, ओके, देन मैं बोल सकता हूं कि नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, ए वी डी डेल्टा टी। फिर से बोल रहा हूं, नंबर डेंसिटी मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में एन है, तो गिवन वॉल्यूम में कितना होगा, तो कर सकते हैं कि जो पर यूनिट वॉल्यूम में उसको उसके टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, देन एन ए वी डी डेल्टा टी, हमें नंबर मिल गए। अब हम फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमने बोला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू। तो बोल सकते हैं यूजिंग क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो एन तो हमारे पास है, देयरफॉर अब इसमें भी हमने जो भी टाइमिंग डेल्टा टी लिया, तो उसको हम डेल्टा क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। देयरफॉर अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन, एन को सब्स्टिट्यूट करो, एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई, देन इसको डिवाइड में ले आओ डेल्टा टी को, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज एन ए वी डी ई। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये तो करंट हो गया, देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मतलब करंट की एक दूसरी इक्वेशन मिल गई हमें, एन ए वी डी ई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो नावडी, नावडी, एन ए वी डी ई, नावडी। या फिर जो लोग गुजराती जानते हैं उसके लिए ऐसा बोल सकते हैं, न आवड़े ई, मतलब तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन नहीं आती है, हाँ, तो हिंदी में नहीं आती है तो नहीं चलेगा, गुजराती में चलेगा, न आवड़े ई, इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन न आवड़े तो चाले, केम, न आवड़े ई, अदरवाइज नावड़ी, जो भी तुम्हें सुटेबल हो, हाँ, जिस फॉर्म में भी याद रखना हो। लेकिन करंट की दूसरी इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी या डी क्यू बाई डी टी, सेकंड इक्वेशन नावड़ी, एन ए वी डी ई। चलो यहां से आगे करें, तो एरिया को हम नीचे ले आए तो हो जाएगा करंट डेंसिटी, देन आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन वी डी ई। तो ये हो गया हमारा करंट डेंसिटी जे, यहां पर ही लिख देता हूं, देयरफॉर जे इज इक्वल टू एन वी डी ई। ओके, अब जे को भी रिप्लेस करना है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी रिप्लेस करना है। वापस सेम इक्वेशन लिख रहा हूं मैं कि जे इज इक्वल टू एन वी डी ई। अब जे की इक्वेशन याद करो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने बोला था कि जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, याद करो जो हमने लिखा था, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, और एन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन दैट इज ई टाउ अपॉन एम इंटू ई, दोनों को रिप्लेस करो, जे एज ए सिग्मा ई, एन वी डी एज ए ई,
टाउ अपॉन m इंटू ई। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल, देन सिग्मा इज इक्वल टू n ई और ई मल्टीप्लाई होके ई स्क्वायर टाउ अपॉन m। अदरवाइज अगर हमें कंडक्टिविटी लिखना है तो कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन सिग्मा, तो फिर इसका इनवर्स कर दो, दैट इज m अपॉन n स्क्वायर टाउ। कंडक्टिविटी पूछा है तो यहां तक, रजिस्टिविटी पूछा है तो एक स्टेप बढ़ेगा, m अपॉन n स्क्वायर टाउ। अब यहां से सिर्फ लास्ट पॉइंट लिखना है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऑसिलेशंस बढ़ेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस टाउ डिक्रीजेस। अगर टाउ डिक्रीज होगा, ये दोनों इनवर्स है, तो बोलेंगे रजिस्टिविटी इंक्रीजेस। टाउ डिक्रीज होगा, ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी है, देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। और ये दोनों इनवर्स तो है ही, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज ही होगा। तो रो इंक्रीजेस, सिग्मा डिक्रीजेस। ओके, अगर उल्टा बोलते एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो टाउ इंक्रीज होगा, देन रजिस्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। टेम्परेचर कम होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, रजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से हम इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद करना है तो ऐसा बोल सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रिलैक्सेशन टाइम decreases, relaxation time decreases, sigma decreases, resistivity increases। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा रजिस्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। ओके, तो इस हिसाब से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर से एक बार रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी वाला पार्ट, पहले तो डायग्राम कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दो, पॉजिटिव नेगेटिव करके इलेक्ट्रॉन की मोशन दिखा दो, ऑपोजिट, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो। फिर उसकी लेंथ, तो लेंथ मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, वीडी डेल्टा टी। क्रॉस सेक्शन एरिया है तो डायरेक्ट वॉल्यूम मिल सकता है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। एक डिफाइन करो नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड नंबर डेंसिटी। तो गिवन कंडक्टर जो है हमारा, उसमें नंबर मिलेंगे, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, उसको इलेक्ट्रॉन ई से मल्टीप्लाई करो, चार्ज मिल जाएगा, चार्ज को टाइम से डिवाइड करो, करंट मिलेगा। तो करंट की नई इक्वेशन नाउडी, फिर एरिया को डिवाइड करो, करंट डेंसिटी मिल जाएगी। अब फिर दोनों को रिप्लेस करो, जे एज ए सिग्मा ई और वी एड ई ई टाउ अपॉन एम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल, एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी उसका इनवर्स। और फिर इसको जस्टिफाई कर दो टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ओके, चलो, क्लियर ये कि नहीं यस सर। सभी को? किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, चलो। नहीं समझ में आया ऐसा कुछ? ओके, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो एमसीक्यू में इस बार हमारी जो बोर्ड की एग्जाम थी 2024 की, उसमें पूछ लिया है, मोबिलिटी से रिलेटेड। छोटा सा टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोबिलिटी। मोबिलिटी डिनोटेड एज म्यू,
और डायरेक्टली अगर मैं बोल दूं कि मोबिलिटी है क्या, तो इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स कॉल्ड मोबिलिटी। अलग अलग टाइप के कंडक्टर के अंदर मोबिलिटी ऐसे डिफरेंट फॉर्म में रहेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोस्ट प्रोबेबली मोबिलिटी से रिलेटेड पूछते क्या है, तो यूनिट एंड डायमेंशंस, या कई बार उसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कि 4 ऑप्शंस दिए होंगे, बोलेंगे इसमें से कौन सा फॉर्मूला मैच होता है। तो एक तो फॉर्मूला वीडी बाई ई। अब हमारे पास वीडी की तो फॉर्मूला है ई टाउ अपॉन एम। देन मोबिलिटी, अगर वीडी रिप्लेस करूं यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। देन इट इज ई टाउ अपॉन एम। अब यहां से बहुत सारे हमें इसके यूनिट मिल सकते हैं। यूनिट ऑफ मोबिलिटी। देखो यहां से पहले वेलोसिटी मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लिखते हैं न्यूटन पर कूलम। तो ये न्यूमरेटर में तो ये आ जाएगा कूलम मीटर अपॉन सेकंड न्यूटन, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। तो एक ये यूनिट हुआ। फिर कूलम पर सेकंड एम्पियर लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज एम्पियर मीटर पर न्यूटन। तो देखो एक ये भी यूनिट हुआ, एक ये भी यूनिट हुआ। चलो एक और, यहां से वापस ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा भी यूनिट है जो सेकंड चैप्टर में आ गया, वोल्ट पर मीटर, यूजिंग V is equal to ED, E is equal to V by D, वोल्ट पर मीटर। तो यहां से दूसरा यूनिट मिल जाएगा हमें मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। ओके, तो ये ऊपर चला जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट इनटू सेकंड। चलो अब यहां से ही आगे करें तो वोल्ट का दूसरा यूनिट है जूल पर कूलम। तो दूसरा मिल जाएगा हमें मीटर स्क्वायर जूल पर कूलम को ऊपर लिख दूं मैं, और कूलम पर सेकंड हो जाएगा एम्पियर। तो मीटर स्क्वायर एम्पियर पर जूल। जूल का दूसरा यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर करोगे तो वापस यहां पे आ जाओगे, जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो देखो न्यूटन इंटू मीटर, एक मीटर कैंसल, एम्पियर मीटर पर न्यूटन। या न्यूटन इंटू मीटर करोगे यहाँ पर तो मीटर मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो मीटर स्क्वायर एम्पियर पर जूल हो जाएगा। तो कोई भी ऐसे करोगे यूनिट हमें बहुत सारे मिल सकते हैं। देखो ये भी एक यूनिट हुआ, ये भी एक यूनिट हुआ, ये भी एक यूनिट हुआ। डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे। एक मोबिलिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, हाँ, जो वो ऐसे मल्टीपल उसके यूनिट है, वर्सेटाइल बोलते हैं इसको। सर हाँ, तो सारे याद करने पड़ेंगे। सारे याद याद तो करने ही पड़ेंगे ना बेटा। एक याद होगा, जैसे दो याद है तो ये डिराइव कर सकते हो ना तुम। हाँ। वो इसके लिए कि कई बार क्या होगा मोबिलिटी में क्या पूछेंगे पता है, कि विच वन अमोंग द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो कौन सा दिया है हमें वो कैसे पता चलेगा। जैसे यस। यहां पर ये एम्पियर सिर्फ नीचे डाल दिया कि मीटर न्यूटन एम्पियर तो नहीं चलेगा। तो हमें पता होना चाहिए ना कि एम्पियर ऊपर आएगा या नीचे आएगा। जैसे इसमें इन्वर्स कर दिया कि मीटर स्क्वायर सेकंड है जूल एंड कूलम, तो हमें तो ऐसा ही लगेगा कि हाँ ये भी कुछ यूनिट तो बनता था, ऐसा कुछ तो सर ने सिखाया था। लेकिन प्रॉपर ऐसा होना चाहिए, उसके लिए हमें लर्न करना पड़ेगा। या ऐसा पूछेंगे विच वन नॉट अमोंग द यूनिट ऑफ मोबिलिटी।
तो नॉट एमोंग में ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो 3 कौन से हमें सही दे रखे हैं, कौन सा इसमें से गलत दे रखा है, वो मैच करना पड़े। मैच के लिए तो हमारे पास सभी होने चाहिए। तो देखो, वेलोसिटी का तो याद होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट याद कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक होता है न्यूटन पर कूलम, और दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर। ऐसे याद कर लो तो सब डिराइव हो जाएंगे, और फिर पता चलेगा कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ये इतना ही छोटा सा ही पार्ट है, कभी भी 2 मार्क्स में नहीं पूछेंगे। लेकिन जो एमसीक्यू वाला पार्ट है ना, बस वही डिफिकल्ट है हमारे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग फॉर्म में देंगे, लेकिन हमें सही चूज करना है, या विच वन एमोंग या विच वन नॉट एमोंग। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेना कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। चलो, ओके। यस सर। और किसी को डाउट? और किसी डाउट? चलो, नहीं। अब इसी में ही मैं कर देता हूं अब इसकी डायमेंशन फॉर्मूला। देखो, डायमेंशन फॉर्मूला करोगे तो कोई भी तुम यूनिट से करोगे, डायमेंशन सभी में सेम ही आएगा। डायमेंशन में कोई ऐसा नहीं कि इस यूनिट से करोगे तो डायमेंशन अलग, यहाँ से करोगे तो डायमेंशन अलग, यहाँ से करोगे तो डायमेंशन अलग। डायमेंशन सभी का सेम ही आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला। चलो, यहां से करें तो न्यूटन का याद होना चाहिए। दैट इज m1L1T-2। न्यूटन का मैं यहां पर अलग से लिख दूं, न्यूटन का m1L1T-2। तो देखो, अब वो नीचे है। ओके, यहां पर ये एम्पियर और ये मीटर। तो देखो, m नीचे है, ऊपर लिखूंगा तो -1। लेंथ नीचे ऊपर दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा तो 0। t -2 है, ऊपर आएगा तो +2 हो जाएगा। और एम्पियर का 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछेंगे, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा M-1L0T2A1। अब कहीं से भी करोगे, जूल करने जाओगे तो यहां पर 2 है, तो ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो डायमेंशन जो है वो, डायमेंशन फॉर्मूला है, वो भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट। कहीं से भी पूछ लेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला इसमें से कौन सी सही है। देन M-1L0T2A1। चलो, अब इसी में ही आगे करें तो वापस भी एक देखो, वैसे तो बहुत सारी जो भी थियरीज है वो इम्पोर्टेंट है, हाँ? जिसमें एक और थियरी, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। और फिर से बोल रहा हूं, मोबिलिटी वाला एमसीक्यू में हमारी ये एग्जाम में होगा होगा 110% होगा। अब वो कौन सा होगा कि यूनिट कौन सा है, या कौन सा सही नहीं है, या डायमेंशन फॉर्मूला है, वो तो पेपर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसमें से एक एमसीक्यू 110% रहेगा। चलो, अब लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हमने पढ़ रखा है कि ओम्स लॉ ऐसा है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। मतलब क्या होगा ओम्स लॉ से रिलेटेड, अगर हम कोई भी पोटेंशियल और करंट की बात करें, तो जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा करंट उतना ही इंक्रीज होगा। कैसा मिलेगा हमें स्ट्रेट लाइन में, दैट इज ओम्स लॉ। लेकिन अब
इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसी डिवाइसेस है कि जो ओम्स लॉ 100% फॉलो नहीं करती। अब कोई भी कंडक्टर इन ए फिक्स फिजिकल कंडीशन है तो ऐसा रहेगा। अब अगर करंट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो फिर क्या होगा, कई बार इसका जो ग्राफ है वोल्ट वर्सेस करंट का, जो हमें स्ट्रेट लाइन में मिलना चाहिए था लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा, वो ऐसे वोल्टेज की साइड पर बेंड होगा। वो दिखा रहा है कि एज करंट इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। यहाँ पे लिख देना है कि सम डिवाइसेस some devices are not proportional to V and I, मतलब V and I को फॉलो नहीं करते। ओके, ऐसी डिवाइसेस है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब। चलो सेकंड, याद होगा हमारा चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, करंट वर्सेस वोल्टेज, ये मिली एम्पियर में और ये माइक्रो एम्पियर में। याद करो, है ना। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में कहीं पर भी हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। जैसे बोल सकते हैं कि सम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नॉट फॉलोइंग ओम्स लॉ, जिसमें हम बोल सकते हैं कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सभी जो डिवाइसेस है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नॉट फॉलोइंग ओम्स लॉ। कहीं पर भी लीनियर रिलेशन हमें मिलेगा ही नहीं। फिर थर्ड, कैसे भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर से बनी हुई डिवाइसेस है जिसको हम ऑब्जर्व करें ग्राफ में, तो कई बार ऐसा ग्राफ मिलता है हमें, मतलब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, फिर वापस डिक्रीज होगा, फिर वापस इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ। जैसे बोल सकते हैं कि इन सम डिवाइसेस V and I not unique, means more than one value of current। ओके, जिसका हम एग्जांपल दे सकते हैं गैलियम आर्सेनाइड। टेक्स्ट बुक में दे रखा है गैलियम आर्सेनाइड से जो डिवाइस बनी है वो कुछ ऐसे बनती है। तो ऐसे तीन लिख दो, दैट इज लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। कई बार पूछेंगे, सो एंड सो इम्पोर्टेंट है वैसे। हाँ, दो क्वेश्चन मिक्स भी कर सकते हैं, राइट ओम्स लॉ एंड राइट इट्स लिमिटेशन, तो फिर वो 3 मार्क्स में हो जाएगा। ओके,
चलो, अब इससे आगे अगर हम चले तो सिर्फ एक दो पॉइंट है, एक दो इक्वेशंस जो लर्न करनी है न्यूमेरिकल्स के लिए। फॉर न्यूमेरिकल्स, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। जैसे मैं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का लिख दूं, देन फॉर्मूला एक है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 + α टी माइनस टी नॉट। और इसी में अगर मैं रेजिस्टिविटी वाला पार्ट लिख दूं तो देखो, रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, तो एल और ए दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, तो रेजिस्टिविटी रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 + α टी माइनस टी नॉट। दोनों इक्वेशन सेम टू सेम, आइदर इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस और इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। चलो, अब वेर टी नॉट, जिसको बोलेंगे हम रेफरेंस टेम्परेचर, मतलब न्यूमेरिकल में तुम्हें कोई भी लोअर टेम्परेचर, रेफरेंस मतलब लोअर टेम्परेचर, तो कोई भी लोअर टेम्परेचर दे रखा है जिसको बोल दो टी नॉट, और उसी टाइम पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर नॉट। बोल सकते हैं रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एट टी नॉट टेम्परेचर। जो रेफरेंस लोअर टेम्परेचर, लोअर का जो रेजिस्टेंस होगा वो आर नॉट करना है। टी जो होगा, जिसको हम बोल सकते हैं गिवन या हाई टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर, तो उस टाइम पर जो रेजिस्टेंस होगा वो आर टी, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर। ओके, अल्फा, जिसको बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टिविटी से है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अभी रेजिस्टिविटी से रिलेटेड लिख दे तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोल देंगे। और इसका जो यूनिट है दैट इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स, अदरवाइज केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर जो भी गिवन होगा, अल्फा जो हमें गिवन होगा डिग्री सेल्सियस में, तो टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस। अल्फा अगर केल्विन में गिवन है तो टेम्परेचर को भी हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़े। ओके, अब थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड अगर हम एक्स्ट्रा चीज याद करें तो अल्फा जो होगा वो पॉजिटिव किसके लिए, कंडक्टर के लिए, और अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। क्यों, तो क्या, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सेमीकंडक्टर में एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, इसीलिए उसका अल्फा हम नेगेटिव बोलेंगे। ओके, इसके लिए अगर हम एक दो ग्राफ वापस याद कर ले अगेन, कि रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, ये मैं बोल रहा हूं मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए, तो कैसा ग्राफ मिलेगा हमें, कुछ ऐसा। यस, टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। चलो, अब ये जो मैं ग्राफ कर रहा हूं ये कोई भी एलॉय के लिए, मिक्सचर के लिए, तो उसका ग्राफ ऐसे मिलेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टिविटी लीनियरली इंक्रीजेस। लेकिन अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, ये वाला यहाँ पे
सेमीकंडक्टर, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर. तो as temperature increases, resistivity decreases for semiconductor. तो ये भी न्यूमेरिकल का पार्ट है. अगर थोड़ा बहुत सोचो तो एमसीक्यू का पार्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन यूज होगी. दो न्यूमेरिकल है, एक एग्जाम्पल में है और दूसरा एक्सरसाइज में भी है. ओके, चलो अब इसी का एक दूसरा फॉर्म कैसा है. अगर मैं ऐसा लिख दूं इसको, देखो यहां से ही, हाँ, मैं ऐसा लिख रहा हूं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा टी माइनस टी नॉट. एक काम करो, आर नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देन आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 + आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट. ओके, अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, मतलब ये होगा आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट. देयरफॉर इसको सब्जेक्ट करो तो आर नॉट मल्टीप्लाई में से डिवाइड में आएगा, तो ऐसा लिख दूं मैं, आर सॉरी अल्फा टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट. तो ये भी तुम लर्न कर सकते. डायरेक्ट ये लर्न करोगे तो भी आंसर मिलेगा, यहां से लर्न करके वैल्यूज रखोगे तो भी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये अंदर डिराइव करना ही पड़ेगा फॉर न्यूमेरिकल पर्पस. ओके, तो ये डायरेक्ट लर्न कर दो तो भी चल जाएगा कि अल्फा टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट. ओके, बोलो, क्लियर. यस सर. हम्म, अब यहां से थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है. अब यहां से थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर. ये एक ही बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारी दूसरी थियरीज है इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका सर 50, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ मतलब 50-50% इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, इतना नहीं. अभी तो क्या जनरल ऑप्शन है, तो एक दो थियरीज आगे पीछे अगर तुम अवॉइड करोगे तो चल सकता है ऐसे. तो ये 50-50% है. चलो, उसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के लिए है इजी. वैसे तो अगर हम ये कंडक्टर कंसीडर कर दे, दिस इज अवर कंडक्टर, चलो उसके कोई भी 2 पॉइंट ए एन बी. चलो अब यहां पर मैं पोटेंशियल बोल देता हूं वी ए, इसका पोटेंशियल वी बी, और ऐसे लिख देते हैं कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, मतलब पोटेंशियल ऑफ ए इज हायर एट देन बी. तो करंट ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर. ओके, तो अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस ले लूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मैं लिखूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जिसको मैं वी लिखूं, और उसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि वी ए माइनस वी बी, तो उसका आंसर हमें ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगा, क्योंकि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी. तो ए में से बी का पोटेंशियल माइनस करूंगा, हमें नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. अब उसी टाइम में अगर मैं ऐसा बोल दूं कि चार्ज क्यू जो है वो फ्लो हो रहा है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट में लिख दूं कि इन टाइम इंटरवल
delta T, the amount of charge delta Q, तो मैं लिख सकता हूं I into delta T flows from A to B. ओके तो अब जो पोटेंशियल इंटू चार्ज करेंगे तो मिल जाएगी हमें उसकी एनर्जी. देयरफॉर मैं लिखूं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए. तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा? डेल्टा क्यू इंटू वी ए, चार्ज इंटू पोटेंशियल. द सेम थिंग पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, that is delta q into vb. Therefore change in potential energy, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिखूं डेल्टा यू से. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज ऑलवेज हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो फाइनल that is delta q into vb minus delta q into va. डेल्टा क्यू को कॉमन निकाल दो, दैट इज वीबी माइनस वी ए. अब वीबी माइनस वी ए करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, तो इसको बोल सकते हैं माइनस डेल्टा क्यू इंटू वी, बिकॉज इट इज नेगेटिव. एंड ये जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं आई इंटू डेल्टा टी. देयरफॉर माइनस वी आई डेल्टा टी. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस वी आई डेल्टा टी. चलो अब एक हमारे पास फॉर्मूला है टोटल एनर्जी की, कि टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. इसको चेंज के फॉर्म में लिखते हैं. देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन चेंज इन टोटल एनर्जी जीरो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं होगी. तो चेंज ऑफ टोटल एनर्जी जीरो. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ये कैसे लिखेंगे? तो लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू conservation of energy. Therefore delta k is minus delta u. काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, लेकिन उसकी टोटल एनर्जी में कभी भी चेंज नहीं होगा. चेंज इन टोटल एनर्जी ऑलवेज जीरो. तो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज वी आई डेल्टा टी. और काइनेटिक एनर्जी आएगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, W is equal to delta K. Therefore W is equal to VI delta T. तो ये हो गई एनर्जी. W बाई टाइम, W अपॉन डेल्टा T is VI. तो वर्क बाय टाइम, दैट इज पावर. Then power P is equal to VI, because power P is equal to work upon डेल्टा T. तो ये पावर की फॉर्मूला हो गई. अब हमारे पास ओम्स लॉ है, तो V इज इक्वल टू आई आर कर सकते हैं. देन पावर V को आई आर से रिप्लेस करो, दैट इज आई स्क्वायर आर. अदरवाइज
आई को रिप्लेस करोगे तो v बाय आर, दैट इज v स्क्वायर बाय आर। तो पावर की 3 फॉर्मूला भी लर्न करो, वी आई स्क्वायर आर या v स्क्वायर बाय आर। हाँ, फिर से एक बार बता देता हूं, देख लो, इजी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इजी है। पहले कंडक्टर, दोनों का पोटेंशियल, कोई भी एक पोटेंशियल बोलो, ए का हायर, बी का लोअर। अगर हम वी ए माइनस वी बी करेंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा। चलो, अब उसी में डेल्टा टी टाइम पे चार्ज जो पास हो रहा है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी। तो अब चार्ज इंटू पोटेंशियल होगा एनर्जी, तो इस चार्ज को यहां से मल्टीप्लाई करोगे, एक ही एनर्जी मिलेगी, डेल्टा क्यू इंटू वी ए। इस पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर उसकी एनर्जी मिलेगी, चेंज करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो डेल्टा क्यू कॉमन निकालो, वी माइनस यू ए, वो तो हमें नेगेटिव आंसर मिलेगा, दैट इज माइनस। क्यू को रिप्लेस करो आई डेल्टा टी से। फिर ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज जीरो। देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्स होगा, मतलब ऑपोजिट। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल डिक्रीज होगी, पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक डिक्रीज होगी। चलो, तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव। वर्क एनर्जी थ्योरम याद करोगे तो W इज इक्वल टू डेल्टा के, W इज इक्वल टू वी आई डेल्टा टी, W बाई टाइम दैट इज पावर। और ओम्स लॉ से हम दो इक्वेशन और, तो पावर वी आई, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। चलो, है कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. किसी को?